नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। बातचीत से निकलेगा डोकाला विवाद का हल, विदेश मंत्री की धैर्य रखने की सलाह। विपक्ष का पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने पर जोर। राज्यसभा चुनाव में होगा नोटा का इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार संवैधानिक वैधता पर सुनवाई को तैयार। जम्मू कश्मीर में 2 आतंकी ढेर, 1 मेजर समेत 2 जवान शहीद, शोपियां और कुलगाम में मुठभेड़। रूस ने पाबंदियों को बताया आर्थिक युद्ध, राष्ट्रपति ट्रंप पर घुटने टेकने का आरोप। अमेरिका ने कहा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखल बर्दाश्त नहीं। पहली बार पैरालंपिक खिलाड़ी को खेल रत्न की सिफारिश, देवेंद्र झाझरिया और हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह का नाम। कोलंबो टेस्ट में पुजारा और रहाणे के शतक। और आइए देखते हैं पहली खबर। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में कहा कि भारत अपनी विदेश नीति में ग्लोबल एजेंडा सेट कर रहा है। विदेश नीति पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि मौजूदा नीति की वजह से अमेरिका और रूस दोनों भारत के साथ हैं। चीन के साथ सीमा तनाव पर विदेश मंत्री ने बताया कि इसे युद्ध की बजाय द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद बंद करने पर ही उससे बातचीत होगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गुरुवार को राज्यसभा में विदेश नीति और सामरिक भागीदारी के साथ तालमेल विषय पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार बनने के बाद पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने की नीति पर अमल किया गया, लेकिन आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। कोई ये कहे कि पाकिस्तान के साथ हमने शांति की पहल नहीं की, हमने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, ये नहीं। लेकिन कहानी बदरंग कब हुई? जब बुरहान वानी का एनकाउंटर यहाँ हुआ और नवाज शरीफ साहब ने वहाँ खड़े होकर के उसको स्वतंत्रता सेनानी शहीद की संज्ञा दी। उसके बाद से चीजें बिगड़ी। टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। दिस इज द रोड मैप। डोकाला के मुद्दे पर चीन के साथ विवाद पर उन्होंने कहा कि लड़ाई की बजाय बातचीत के जरिए इसका समाधान निकालने की कोशिश चल रही है। India always believes that peace and tranquility in the India-China border areas is an important prerequisite for smooth development of our bilateral relations. We will continue to engage with the Chinese side through diplomatic channels to find a mutually acceptable solution on the basis of the Astana consensus between our leaders. I note the sense of the House is supportive. विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका और रूस दोनों का भारत के साथ होना विदेश नीति की कामयाबी है। उन्होंने अमेरिका की ओर से भारतीयों को H1 वीजा में कटौती से इनकार किया। विदेश मंत्री ने कहा कि इस समय अरब देशों से सबसे अच्छे रिश्ते रहे हैं। द्विपक्षीय सहयोग और भारतीयों से जुड़े मामलों में उन्होंने पूरी मदद की। सुषमा स्वराज ने इजरायल के साथ अच्छे संबंधों के साथ फिलिस्तीन की अनदेखी से इनकार किया। कृति मिश्रा के साथ अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और इससे पहले लगभग सभी दलों ने चर्चा के दौरान चीन से विवाद का मुद्दा उठाया। सदस्यों ने इसे कूटनीतिक तरीके से जल्द सुलझाने पर जोर दिया और इन दलों ने विदेश नीति के मोर्चे पर सरकार को पूरा समर्थन देने का ऐलान भी किया। साथ ही अमेरिका के साथ बढ़ते सामरिक रिश्ते पर चिंता भी जताई। राज्यसभा में विदेश नीति पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने की। उन्होंने डोकाला विवाद सुलझाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार को समर्थन देने का ऐलान भी किया। कांग्रेस सांसद ने दिशाहीन विदेश नीति का आरोप भी लगाया। इस समस्या को और एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करने की आपकी पॉलिसी में कोई स्थिरता नहीं है। वो बदलती रहती है, पलटती रहती है और देश गफलत में पड़ जाता है कि आपकी सोच क्या है। समाजवादी पार्टी, जेडीयू और टीएमसी ने सेना को मजबूत करने और पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने पर जोर दिया। युद्ध के लिए तैयार रहना शांति को सुरक्षित रखने का सबसे कारगर तरीका है और ये अगर मन और मस्तिष्क में रहेगा हमारे देश के नेताओं के और हमारी सेना इतनी मजबूत होगी, हमारी ताकत इतनी मजबूत होगी तो हमें कोई खतरा नहीं होगा। हमारी जो
परराष्ट्र नीति है, विदेश नीति है, वो ज़्यादा इस समय, इस दौर में हिंदुस्तान के आसपास का जो मुल्क है उसके रिश्ते पर ज़्यादा निर्भर कर रहा है। Make our presence felt in the neighboring countries, especially Sri Lanka, and we should see that our development, our arms and ammunition, which the Indian Army has recently observed. AIADMK ने श्रीलंका के साथ समुद्री सीमा पर फिर से विचार की मांग की। CPM सांसद सीताराम येचुरी ने रणनीतिक संतुलन बनाने पर जोर दिया। Our appeal to the government is do not cement any US, Israel, India access in world affairs. Okay. That is not in our country's interest. That is not in the interest of the support and allies that we give. The international maritime boundary line between Sri Lanka and India must be refixed, because now our traditional rights of our fishermen are being taken away in the name of international maritime boundary line. अन्य दलों के सदस्यों ने भी पड़ोसी देशों से बेहतर रिश्तों पर जोर दिया। साथ ही बांग्लादेश और नेपाल के साथ हुए करारों को पूरा करने की बात कही। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान पूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी साहब हैं। सर, स्वागत है आपका। विदेश नीति को लेकर जिस तरीके की चर्चा, एक लंबी चर्चा, अल्पकालिक चर्चा जरूर थी, लेकिन एक लंबी चर्चा हुई आज और तमाम पक्षों की ओर से बड़े सवाल थे। चीन को लेकर जिस तरीके के आरोप लग रहे थे जी, और जो सरकार का जवाब आ जाए सुषमा स्वराज, कैसे आप कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं और आर्थिक नाकेबंदी या आर्थिक मोर्चे के जरिए रिलेशंस को सुधारने की तरफ सरकार काम कर रही है। देखिए, चीन को लेके जो आरोप लग रहे थे राज्यसभा में, वो ये नहीं लग रहे थे कि हम चीन के मामले में ढिलाई बरत रहे हैं। वो ये लग रहे थे, जानकारी प्राप्त करने की दिशा में ज़्यादा थे कि चीन के साथ जो अभी तनाव है उसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टैंड क्या है। जैसे आनंद शर्मा जी ने भी पूछा कि हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है, हमारी तैयारी क्या है, और लोगों ने भी पूछा। और मुझे बड़ी खुशी है कि विदेश मंत्री ने बहुत ही शालीनता से बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया और बहुत सही जवाब दिया कि चीन के साथ हमारे रिश्ते सुधारने में युद्ध का कहीं कोई महत्व नहीं है। चीन के साथ रिश्ते सुधारने में हमें कूटनीतिक क्षेत्रों पे, कूटनीतिक प्लेटफॉर्म पे चीन को एंगेज करना चाहिए और वहाँ बातचीत करनी चाहिए, उसी से रिश्ते सुधारे जा सकते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात कही विदेश मंत्री ने कि उन्होंने सीधे पीछे नेहरू जी के ज़माने से लेकर के अब तक चीन के साथ हुए जो भी वार्तालाप थे उन सब का जिक्र किया और नेहरू जी की भी पॉलिसी को सही समझाया, बैठाया। उन्होंने कहा कि उन सब बातों को लेकर के हम चीन से वार्तालाप करते आ रहे हैं। इवन 1890 की संधि के बारे में भी हम चीन से वार्तालाप कर रहे हैं और चीन को जो लेटेस्ट नॉन पेपर उसमें यही था कि हम वार्तालाप से समझौता ये संबंध सुलझाएंगे, समस्या सुलझाएंगे। मुझे इसमें एक ताजुब होता है आज के पूरे राज्यसभा के डिबेट में कि CPM के नेता सीताराम येचुरी जी और CPI या वामपंथ के किसी भी नेता ने, सबने पाकिस्तान की, इजराइल की, अरब देशों की, अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों की बात की। किसी ने चीन के बारे में एक शब्द भी बोलना नहीं गवारा किया। मुझे बड़ा ताजुब हो रहा है कि क्या ये सोची समझी रणनीति थी वाम पक्ष की, जो चीन क्योंकि वाम पक्ष का सबसे बड़ा आका है तो चीन को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, या क्या बात थी? मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। लेकिन ये बहुत ही हैरत अंगेज़ और बड़ी दुखद बात है कि राज्यसभा में चीन पर चर्चा हो रही, भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने हैं और एक प्रमुख वामपंथी दल इस बारे में कुछ भी कहना नहीं उजागर करते। एक जो बड़ा मसला था कि सरकार जब से आई है, मोदी सरकार, विदेश नीति को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए गए कि किस तरीके की कार्यशैली है। विपक्ष ने कहा कि नीतियां कई बार किसी एक दिशा में दिखती है फिर दूसरी तरफ, और सुषमा जी ने जो जवाब के ज़रिए और तथ्यों के साथ जिस तरीके से रखा, आपके नज़रिए से, पूर्व राजदूत के नज़रिए से, ये नीति और विदेश नीति में आज हम कहाँ खड़े दिखते हैं पिछले अगर 3 साल के कार्यकाल को देखें, 2.5 साल के? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि किसी भी सरकार की, ख़ासतौर से लोकतांत्रिक सरकार की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है। और राष्ट्रीय हित चूँकि लोकतांत्रिक सरकार में जल्दी बदलते नहीं, इसलिए विदेश नीति भी नहीं बदलती।
हाँ, कभी कभी विदेश नीति को संचालित करने के लिए जो टूल्स, जो उपकरण होते हैं, उनमें थोड़ा हेरफेर करना ज़रूरी हो जाता है। पिछले 3 साल में हमारी विदेश नीति, मैं तो ये कहूँगा कि काफ़ी सफल रही है। हमने काफ़ी आक्रामक विदेश नीति दिखाई है, क्योंकि पहले हम क्या करते थे, पहले हम बहुत डिफेंसिव हो जाते थे। हम किसी पे आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन जब हमारे ऊपर आक्रमण होगा तो हम जवाब देंगे। उसके जवाब में हम दुनिया भर में चिल्लाएंगे कि देखो हम जो हैं पीड़ित राष्ट्र। अब वो चीज़ नहीं है। अब भारत ने अपने को असर्ट करना शुरू किया है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये हमें दिखा कि भारत ने पाकिस्तान में बलूचिस्तान के मुद्दे को उठाया, भारत ने पाकिस्तान में पाक अधिकृत कश्मीर के मुद्दे को उठाया, और भारत ने आगे बढ़ कर के सार्क से पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बड़ी सफल कोशिश की है। ये सब चीज़ें प्लस हमें वो MTCR में हमें वो मिला, मेंबरशिप मिली। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी, बहुत ही दिखाती हैं कि हमारी विदेश नीति बहुत सही डरने में जा रही है। एक और चीज़ इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया, अभी भी लगते रहे, कि हमारे प्रधानमंत्री तो ज़्यादातर विदेश में रहते हैं, देश में रहते नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देश जो कि NSG के मेंबर, वहाँ कोई भारतीय प्रधानमंत्री पिछले 36 साल से नहीं गया था। इसका क्या सिग्नल जाता है, क्या मैसेज जाता है? इजराइल जैसे देश में भी जी, इजराइल में कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, और पैसिफिक आइलैंड्स के जो देश हैं 14-15, नाउरू वगैरह वगैरह, वो एकमुश्त एकजुट होकर के हमारा हर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे हमारा समर्थन आंख मूंद के, बिना किसी कंडीशन के, बिना शर्त के करते रहे हैं। लेकिन हम में से कभी भी किसी नेता ने ये नहीं सोचा कि उनको विजिट किया जाए। प्रधानमंत्री जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहाँ उन्होंने इन सारे देशों के लीडर्स को बुला करके, राज्याध्यक्षों को बुला करके उनसे मुलाकात की थी। एक नई पहल इस सरकार ने आपको नहीं दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने SBI की ओर से 1 करोड़ से नीचे के सभी अकाउंट्स की ब्याज दरों में कटौती के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि उधारी दरों में कमी के साथ बचत खातों की दरों में भी कमी है। शून्यकाल में इस मसले पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बचत खातों और फिक्स डिपॉजिट में ब्याज दरें उस वक्त की हैं जब महंगाई दर 10 से 11% थी। उन्होंने कहा कि बचत खातों पर ब्याज दर में बदलाव के पीछे महंगाई दर में गिरावट और उच्च स्तर की वास्तविक ब्याज दरों का होना है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 8% ब्याज पर पेंशन स्कीम भी लाई गई है। Please remember that you are talking about a time when inflation was 10 and 11%. The lending rates were high and the sluggishness was setting in because of that. And therefore, when the lending rates go down, the borrowing rates also will obviously come down. These are all interconnected. शून्यकाल में ये मसला TMC सांसद डेरेक ओब्रायन ने उठाया। उन्होंने SBI के इस फैसले पर चिंता जताई। Sir, more than 90% of bank accounts in India are people who have less than 1 crore. The obvious impact is that small depositors. देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक SBI ने सोमवार को बचत खातों पर ब्याज की नई नीति जारी की। नए नियम के तहत बचत खाते में 1 करोड़ रुपए से ऊपर की जमा राशि पर 4% की दर से ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन 1 करोड़ रुपए से कम जमा राशि पर अब 3.5% ब्याज ही दिया जाएगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका पर चुनाव आयोग की अधिसूचना पर स्टे से इनकार कर दिया। हालांकि इस मामले की संवैधानिकता पर सुनवाई आगे होती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 की अधिसूचना के खिलाफ इतनी देरी से याचिका दाखिल करने पर सवाल किया। गुजरात में 8 अगस्त को होने वाले राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल पर कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने तुरंत रोक से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट राज्यसभा चुनाव में नोटा विकल्प पर निर्वाचन आयोग की 1 अगस्त की अधिसूचना की संवैधानिक वैधता पर विचार के लिए सहमत हो गया है। कोर्ट ने कहा है ये एक बड़ा भारी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है जो आपने रेस किया है, इसकी हम सुनवाई करेंगे, क्योंकि आज तो हम फैसला नहीं कर सकते, तो हम नोटिस करेंगे और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पे, संवैधानिक इशू पे फैसला करेंगे, लेकिन हम इस पे एक दिन में रोक नहीं लगा सकते। याचिका में कहा गया है कि इस विकल्प के इस्तेमाल से जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 और चुनाव संबंधी 1961 का उल्लंघन होता है। कोर्ट इस दलील से सहमत नहीं हुआ कि नोटा का प्रावधान भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। बड़ी बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चुनाव जो प्रक्रिया है उसमें कोई रोक नहीं होगी, चुनाव प्रक्रिया अपनी जगह चलेगी। जहां तक जो केस की बात करें कोर्ट पे, तो उसमें जो अलग अलग पक्ष हैं वो अपनी बात रखेंगे। गुजरात विधानसभा सचिव ने 1 अगस्त को अधिसूचना जारी की थी। इसमें राज्यसभा के चुनाव में नोटा का प्रावधान शामिल करने की बात है। गुजरात में 8 अगस्त को राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जो राज्यसभा में विपक्ष में बैठे हैं और इस विषय को उठा रहे हैं, वो स्वयं नोटा के प्रावधान के अंदर चुनकर आए थे। तो वो 3 साल खामोश रहते हैं और सिर्फ जानबूझकर कुप्रचार, अपप्रचार करने के लिए मोटिवेटेड कैंपेन गुजरात का विषय उठाते हैं। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी चुनावों में नोटा लागू करने का आदेश दिया था। इसके बाद 2014 में इसे चुनाव में लागू किया गया। इससे पहले राज्यसभा चुनाव से नोटा विकल्प हटाने की मांग बीजेपी और कांग्रेस चुनाव आयोग से कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में आज 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 2 आतंकी मारे गए। वहीं सेना के मेजर और जवान शहीद हो गए। सुरक्षा बलों ने कोलगाम में 2 आतंकियों को ढेर किया, तो शोपियां में मुठभेड़ में 1 मेजर और जवान शहीद हुए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों से मुठभेड़ में मेजर समेत 2 सैन्यकर्मी शहीद हो गए, जिन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। सेना को शोपियां के जयपुरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। इसके बाद इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया गया था। इस दौरान आतंकवादियों ने तलाशी दल पर गोलीबारी की। इसमें मेजर कमलेश पांडे समेत 1 जवान शहीद हो गया। वहीं 1 घायल जवान का इलाज चल रहा है। इलाके में आतंकवादियों की तलाश जारी है। इससे पहले गुरुवार तड़के कुलगाम में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। During encounter, the militants tried to escape and fired upon the party present over there. It lasted for around half an hour or so, in which we eliminated 2 militants of Hizbul Mujahideen outfit. इससे पहले मंगलवार को पुलवामा में सुरक्षा बलों ने लश्कर के शीर्ष आतंकी अबू दुजाना समेत 2 आतंकियों को मार गिराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 2 बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेन झाझरिया को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की गई है। इसके साथ पूर्व हॉकी कप्तान सरदार सिंह के नाम की भी खेल रत्न पुरस्कार के लिए अनुशंसा हुई है। जेवलिन थ्रोअर देवेल खेल रत्न की सिफारिश किए गए पहले पैरालंपियन खिलाड़ी हैं। झाझरिया ने 2004 एथेंस ओलंपिक और पिछले साल रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। देवेन जस्टिस सी के ठक्कर की अध्यक्षता वाली चयन समिति की पहली पसंद थे। समिति ने दूसरे विकल्प के तौर में सरदार सिंह को चुना है और ये सुझाव दिया कि दोनों को साझा तौर पर भी पुरस्कार दिया जा सकता है। अंतिम फैसला खेल मंत्रालय लेगा। चयन समिति ने अर्जुन पुरस्कार के लिए 17 खिलाड़ियों के नाम भेजे हैं, जिनमें क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा, महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, पैरालंपिक पदक विजेता एम थंगावेलु, वरुण भाटी, गोल्फर SSP चौरसिया और हॉकी खिलाड़ी SV सुनील शामिल हैं। कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 344 रन का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे शतक बनाकर क्रीज पर हैं। चौथे विकेट के लिए 211 रनों की नाबाद साझेदारी हो चुकी है। पुजारा 128 और रहाणे 103 रन बना चुके हैं। पुजारा का ये 50वां टेस्ट मैच है जिसमें उन्होंने करियर का 13वां शतक लगाया।
रहाणे ने अपने 39वें टेस्ट में 9वां शतक लगाया। एक वक्त भारत 133 रनों पर 3 विकेट गंवा चुका था। पिछले मैच के शतकधारी शिखर धवन इस बार 35 रन बनाकर आउट हुए, जबकि लंबे वक्त के बाद टीम में शामिल लोकेश राहुल ने 57 रन बनाए। पहले टेस्ट की दूसरी पारी में शतक बनाने वाले विराट इस बार महज 13 रन बना पाए। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।